अपने वक्त से भी आगे निकलती दिखाई देती हैं। आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजमी। आदाब नाजरीन, मैं हूं समरीन नाज। डीडी उर्दू की बेहद खास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद जिंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज। नाजरीन, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, कभी कभी तो छलक पड़ती हैं यूं ही आंखें, उदास होने का कोई सबब नहीं होता। हंसती मुस्कुराती खेलती हुई ये जिंदगी जहाँ हमको इतनी खुशी अता करती है, मसरत अता करती है, वहीं कुछ लोगों के लिए ये अज़ियतनाक भी बन जाती है। नाज़रीन, क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोगों के लिए ज़िंदगी एक बोझ की मानंद लगने लगती है? क्यों वो इतने लाचार, इतने बेबस और इतने बेजार नज़र आते हैं? कभी आपने सोचा है? कभी हमने भी अपने आसपास के लोगों की शख्सियत में ये महसूस किया होगा कि वो बेहद तन्हा पसंद होते हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं करते, अलग थलग रहते हैं, खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। तो हम अक्सर ये कहकर टाल देते हैं कि भाई ये तो अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं, इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो। तो क्या उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना सही है? क्या हमने कभी किसी अपने की इस गहरी खामोशी को समझने की कोशिश की है? क्या पता वो डिप्रेशन का शिकार हो। जी हाँ नाजरीन, डिप्रेशन जो कि एक मर्ज है, लेकिन लोग इसे मर्ज कभी कभी नहीं मानते हैं। नाजरीन, डिप्रेशन में मुब्तला एक इंसान मायूसियों की अंधेरी खाई में पहुंच जाता है और इतना ज़्यादा ज़िंदगी में वो नीचे हो जाता है, लो फील करने लगता है कि वो सबसे एक ताल्लुक़ तोड़ देता है, क़तई ताल्लुक़ हो जाता है। जी हाँ, सही समझे आप। आज हेलो डॉक्टर के इस बेहद ख़ास शुमारे में हम इसी सेंसिटिव मौजू पर बात करेंगे जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं। आखिर क्यों होता है ये डिप्रेशन? कोई इंसान डिप्रेशन में क्यों मुब्तला हो जाता है? इसके पीछे की क्या वजूहात हैं? यही सब जानकारी जो है तफसीली तौर पर हम हासिल करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के ख़ास पैनल से, जिन्हें आज हमने स्टूडियो में दावत दी है। आपका उनसे तारुफ ज़रूर करवाएंगे। नाज़रीन, आज के इस मौजू पर अगर आपके भी जहन में कोई सवाल है तो आप हमसे लाइव राब्ता कायम कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो अपने प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करें। आइए नज़र डाल लेते हैं इस बेहद ख़ास रिपोर्ट पर। नाजरीन, इंसानी ख्वाहिशात के ना थमने वाले सिलसिले की वजह से कभी कभी हमारा दिल दिमाग दबाव का शिकार हो जाता है और हम जहनी तनाव में मुब्तला हो जाते हैं। जहन पर पड़ने वाले इसी असर को डिप्रेशन कहते हैं। बतौर इंसान कुदरत ने हमें एहसासात और जज्बात से नवाजा है और जहन में मुख्तलिफ ख्यालात भी गर्दिश करते रहते हैं। हम खुश भी होते हैं और कभी कभी उदासी, मायूसी और बेजारी में भी मुब्तला होते हैं। उमूमन ये कैफियत 1 या 2 हफ्ते में ठीक हो जाती हैं और हमारी जिंदगी पर इनका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ये उदासी, बेजारी और चिड़चिड़ापन रोजाना तारी रहे और हफ्तों और महीनों तक इसका सिलसिला जारी रहे तो ये डिप्रेशन जैसे मर्ज की अलामत हो सकती है। डिप्रेशन को मूड डिसऑर्डर के तौर पर भी दर्जबंद किया जाता है। इसे गम, गुस्से या नुकसान पहुंचाने वाले एहसासात के तौर पर भी बयान किया जा सकता है, जो हमारी रोजमर्रा की सरगर्मियों पर असरअंदाज होते हैं। माहिरीन के मुताबिक ज्यादातर नफ्सियाती बीमारियों की वजह मौरूसी बीमारियां यानी पहले से ही खानदान में मौजूद बीमारियां और हर शख्स के आसपास का माहौल और हालात होते हैं। माली हालात ठीक न हो, काम मिलने में दुश्वारी हो, जिंदगी में मुश्किलें ज्यादा हों, इस सूरत में कोई भी शख्स डिप्रेस महसूस कर सकता है। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है और इसकी अलामात की एक बड़ी रेंज है जो मर्ज की शिद्दत के हिसाब से मुख्तलिफ होती हैं। रोजमर्रा के कामों में दिल न लगना, उदासी, मायूसी रहना, तबीयत में बेजारी, घबराहट, बेचैनी, बेबसी रहना, ये डिप्रेशन की अलामात हो सकती हैं।
यहाँ तक कि इस बीमारी के शिकार लोग अपनी जान लेने के बारे में भी संजीदगी से सोचने लगते हैं। अगर ये कैफियत बहुत देर तक बरकरार रहे तो इंसान को जिंदगी से उकताहट महसूस होने लगती है, जिसे तिब्बी जबान में क्लिनिकल डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन हमारी रोजाना की सरगर्मियों को भी मुतासिर करता है। इसमें बिस्तर से निकलने को दिल नहीं करता या फिर हम लोगों से मिलने से कतराते हैं। काबिल गौर है कि आज दुनिया भर में एक बड़ी आबादी डिप्रेशन की शिकार है, लेकिन अब भी लोगों में इसके तई बेदारी की कमी पाई जाती है। इसकी अलामात को कुछ और नाम दे दिया जाता है, जिससे मुनासिब इलाज नहीं हो पाता और मर्ज की शिद्दत बढ़ती जाती है। वाज़ेह रहे कि डिप्रेशन का मुकम्मल इलाज मौजूद है और इस कैफियत से बाहर आना मुमकिन है। एक सेहतमंद खुराक लें, फल और सब्जियां खाएं, अपनी मजमूई सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें, अपने दोस्तों से राब्ता रखें, उनसे बातचीत करते रहें, हल्की वर्जिश जरूर करें, सैर के लिए जाएं, जहनी तनाव कम करने के तरीके इख्तियार करें। भरपूर नींद डिप्रेशन से बचने के लिए बहुत अहम है। योगा और मेडिटेशन डिप्रेशन से बचने में बहुत कारगर साबित होते हैं। मुस्बत सोच अपनाएं। इन सब तदाबीर पर अमल करके किसी भी जहनी बीमारी से दूर रहा जा सकता है। तो जैसे कि नाज़रीन, हमने इस रिपोर्ट में भी देखा कि जो डिप्रेशन में मुब्तला इंसान है वो इतना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से बेजार हो जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी तक ख़त्म करने की सोचने लगता है। और जदीद दौर में अगर फ़रहान हम नज़र डालें तो आज बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, ख़वातीन हो, कोई भी इससे जो है अछूता नहीं रहा है। हर किसी पर डिप्रेशन एक तरीके से तारी रहता ही है, चाहे उस हल्का हो या ज़्यादा हो। कहीं ना कहीं मैं ऐसे ये कहूँगी कि जो ख्वाहिशात हैं, हमारी जो ख्वाहिशात हैं, हमने उनको इतना ज़्यादा बढ़ा लिया है, एक होड़ सी लगी हुई है ज़िंदगी में सब कुछ पाने की, और अगर वो नहीं पाया जाता तो इंसान डिप्रेशन में मुब्तला हो जाता है। कहीं ना कहीं ये ज़रूरत है हमें समझने की क्या हमें अचीव करना है और क्या हमारे डिज़ायर्स हैं। ये देखने की ज़रूरत है कि आज के इस दौर में जिस तरह से हम तरक्की कर रहे हैं, नई नई चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, जिन्हें देखकर हमें खुशी भी होती है, लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए एक तरह से परेशानी का भी सबब बनती जा रही हैं। जैसे कि आज के मोबाइल का इतना इस्तेमाल हो गया है, जो मोबाइल जहाँ पर इसकी ज़रूरत है वहाँ तो इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा है और करना भी चाहिए, लेकिन कोई भी चीज़ ज़्यादती हर चीज़ की बुरी हो जाती है, ऐसा कहा जाता है, बड़े लोग ऐसा कहते हैं। तो हर वक्त मोबाइल देखना, हर वक्त इंटरनेट पर कुछ ना कुछ सर्च करते रहना, ये भी डिप्रेशन की तरफ ले जा सकता है, ऐसा माहिरीन का मानना है। तो हमें समझना चाहिए, इस चीज़ से थोड़ा सा समझना चाहिए और इस चीज़ का एक लिमिट में इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज इस ख़ास मौजू पर जो डिप्रेशन है, इस पर बात करने के लिए जो एक्सपर्ट्स हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका आपसे हम तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अचल कुमार श्रीवास्तव। डॉक्टर अचल कुमार श्रीवास्तव सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट हैं, एम्स के न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं वहाँ पर। दूसरे हमारे जो यहाँ पर एक्सपर्ट मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर यतनपाल सिंह बलहारा, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, एम्स दिल्ली में। और तीसरे जो हमारे एक्सपर्ट हैं यहाँ पर वो हैं डॉक्टर लोकेश सिंह शेखावत। डॉक्टर लोकेश सिंह शेखावत भी प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली में। तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। यहाँ पर प्रोग्राम की शुरुआत मैं डॉक्टर श्रीवास्तव आपसे करूँगा। अभी हमने रिपोर्ट में देखा कि डिप्रेशन किस तरह से घेरता जा रहा है इंसानों को, किस तरह से डिप्रेशन इंसान को पकड़ता है और फिर उसके बाद जद में आने के बाद कोई भी इंसान पूरी दुनिया से हटता चला जाता है। अब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि डिप्रेशन जैसे बढ़ता है उसका दिमाग पर, ब्रेन पर किस तरह से असर पड़ता है और कितना ख़तरनाक हो सकता है अगर कोई डिप्रेशन का मरीज़ जिसे आप पहचान लेंगे, आपके पास आया है, उसको और भी कोई परेशानी है, चाहे वो नींद ना आने की है या दूसरी कोई परेशानी है, आप उसे किस तरह डील करते हैं? डॉक्टर श्रीवास्तव। देखिए, जैसा अभी आपने शुरू में रिपोर्ट में भी सुना, डिप्रेशन एक तरह का मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। जी जी। और इस वजह से अभी आजकल काफ़ी फोकस में भी है कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स पे सरकारों का भी फोकस है। जी जी। तो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर एक तरह का है, लेकिन इसमें होता क्या है पहले वो हमें समझना चाहिए। जी बिल्कुल। इसमें आप समझिए कि ऐसी अवसाद की स्थिति रहती है जी आदमी की, और उसके काम पे, रोजाना के काम पे असर आने लगता है। जी डॉक्टर साहब। तो जब इतना कुछ होने लगता है तो हम लोग मानते हैं कि मरीज में डिप्रेशन है। जी। अब डिप्रेशन है, उसका आपने जानना चाहा कि इसका ब्रेन पे क्या असर होता है। जी। तो ब्रेन पे इसका असर एक एग्जाम्पल के साथ में मैं बताना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज़।
इससे संबंधित एक रिसर्च वर्क भी किया था हम लोगों ने जी कि ऐसे व्यक्ति जिनको 10 वर्ष से अधिक समय का डिप्रेशन है, जी उनमें पार्किंसंस डिजीज होने की संभावना बहुत ज्यादा थी। ओके ये करीब 343 केसेस की स्टडी थी, उसमें हम जी। लोगों ने पाया था। जी डॉक्टर साहब। तो ये एग्जाम्पल के वजह के सहयोग से जी। मैं बताना चाहूँगा कि कितना सीधा संबंध है। जी ये तो डिप्रेशन रिस्पॉन्सिबल हुआ ब्रेन में खराबी लाने के लिए। जी इसके अलावा अगर ब्रेन में कुछ पहले से बीमारी है, किसी और तरह की बीमारी, जैसे हम बात करें स्ट्रोक की, या हम बात करें एपिलेप्सी की, जी या हम बात करें किसी अन्य प्रकार के डिसऑर्डर की जो कि हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, जी डॉक्टर। तो अगर लंबे समय तक चलते हैं तो उनमें आदमी के अंदर अवसाद की स्थिति बन जाती है जी और फिर वो क्लिनिकल डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके। और इनवेरिएबली फिर हमें उसमें कुछ न कुछ ऐसी दवाएं देनी पड़ जाती हैं जिन्हें हम एंटी डिप्रेसेंट कहते जी। हैं, और उन दवाओं का उपयोग करना पड़ता है। राइट राइट राइट। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बताई समरीन डॉक्टर अचल श्रीवास्तव ने। जी, तो ये शुरुआत तो काफ़ी अच्छी करी जी। डॉक्टर श्रीवास्तव ने। अब डॉक्टर यतिन, हम आपके पास आना चाहेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे हम इंसान है, जाहिर सी बात है, हमारे मूड्स भी स्विंग होते रहते हैं, कभी बहुत खुश हैं तो कभी गमज़दा है, कभी गुस्सा भी आता है। ये जो मूड होता है वो 1 दिन 2 दिन या 10 दिन चलो ख़राब हो सकता है, लेकिन अगर मुसलसल ये कैफियत जारी है कि आप तन्हा पसंद हो गए हैं, मिलना जुलना आपको किसी से नहीं भा रहा है, आप सिर्फ अलग थलग हैं, बात करना आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या एक इंसान को खुद भी अलर्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मुझ में क्या बदलाव आ रहे हैं? आपने बिल्कुल सही कहा। जो हम हर रोज़ अपना जीवन जीते हैं, इसमें हमारे मन में कई तरह के मनोभाव रहते हैं। कभी खुशी, कभी उदासी, कभी गम, कभी घबराहट, कभी डर का भाव। ये सभी मनोभाव नेचुरल या नॉर्मल हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति दिन में कई बार इन भावों से गुजर सकता है, लेकिन जब ये भाव, खास तौर पर उदासी या जो गम का भाव जिसे हम कहते हैं, अगर वह कई दिनों तक लगातार बना रहे और लगभग दिन में हर समय बना रहे, जब हम डायग्नोसिस की बात करते हैं तो हम आमतौर पर देखते हैं कि अगर यह भाव लगभग 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा लगातार बना रहता है और उसके अलावा बाकी भी लक्षण अगर देखने को आते हैं, तो हमें थोड़ा सा इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम डिप्रेशन की ओर तो नहीं जा रहे हैं। एक और चीज़ जो इस मामले में याद रखनी ज़रूरी है कि ये जो इमोशंस या मनोभाव हैं, ये दिन में गड़बड़ भी सकते हैं। जैसे कोई खुशी की बात सुनी तो अच्छा महसूस कर रहे हैं, अगर कोई दुख की खबर सुनी तो हम बुरा महसूस कर रहे हैं। लेकिन जब हमारा यह मनोभाव रिएक्ट करना छोड़ देता है, हमारे आसपास के वातावरण या आसपास के लोगों के बीच में हम रिएक्ट नहीं कर पाते हैं जिस तरह की सिचुएशन है, तो उस स्थिति में भी हमें सोचने की ज़रूरत है कि क्या कहीं हम डिप्रेशन की ओर तो नहीं जा रहे हैं। जी जी, अच्छा, ये तो आपने बताया कि डिप्रेशन की ओर नहीं जा रहे हैं। हमने कुछ ऐसा भी सुना है कि ख़वातीन में जो है वो मर्द हज़रात की बनिस्बत डिप्रेशन ज़्यादा पाया जाता है, तो इसकी क्या वजह है? कई कारण हैं। फीमेल्स में मेल्स के कंपैरिजन में डिप्रेशन ज़्यादा होने के कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। हम जानते हैं कि जो शरीर की रचना है वो पुरुषों और महिलाओं में अलग होती है, हार्मोन्स का कुछ रोल होता है, लेकिन ये सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे साइकोसोशल इश्यूज़ भी हैं। जिस तरह के चैलेंजेस महिलाएं अपने जीवन में जिनका सामना करती हैं, जिस तरह की परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है, उसके चलते भी उनमें डिप्रेशन का भाव ज़्यादा रहने की संभावना रहती है। इसके अलावा महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती हैं और प्रेगनेंसी के कुछ समय बाद जब वो बच्चे को जन्म दे देती हैं, उस समय में भी उनमें डिप्रेशन का रिस्क बढ़ने की संभावना रहती है। राइट राइट, बहुत सारी चीज़ें आपने क्लियर की यहाँ पर डॉक्टर यतन पाल, और यहाँ पर अचल श्रीवास्तव साहब ने भी बताया कि किस तरह से डिप्रेशन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की तरफ भी ले जा सकता है। अब डॉक्टर लोकेश, आपके पास मैं आऊँगा, आपसे जानना चाहूँगा। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप ज़रा तफसील से बताइए कि डिप्रेशन क्या होता है और आम आदमी इसको कैसे पहचाने। एक संजीदगी ज़िंदगी की वो अलग चीज़ है और हर वक्त संजीदा रहना अलग चीज़ है। आप कैसे बताएंगे कि डिप्रेशन क्या है, उसे आम आदमी कैसे समझे और कैसे इस बात को अच्छी तरह से जान ले कि अब डिप्रेशन का मरीज़ ये बन चुका है, उसके घर में है, उसके आसपास है? देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि लगातार मन का उदास रहना जी, और वो भी लगभग 2 हफ्ते तक, एक बहुत बड़ा लक्षण है जो उदासी का, डिप्रेशन का लक्षण। ओके। इसके अलावा जैसे मन में निराशा आना जी, उसे लगना कि जीवन में अब कुछ अच्छा मेरी ज़िंदगी में नहीं हो सकता है, जी, मेरी ज़िंदगी अब बेकार हो गई है जी, अगर उसको लगने लगे कि मेरा रहने और नहीं रहने से इस परिवार में, इस संसार में, इस जीवन में, इस दुनिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जी,
तो उसका मतलब है कि अब उसको अपने वर्थ पे, अपने वैल्यू पे जी। डाउट होने लगे हैं। अब जी। उसको लगता है कि मेरा कोई मतलब नहीं है जीने ओके। का, और मेरे जीने और नहीं मरने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे परिवार में। जी। इसके अलावा अगर उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाए, ओके। उसको भूख लगना कम हो जाए, जी। और उसको लगने लगे, खुद को नुकसान करने के विचार आने लगे जी। कि मेरे जीने और नहीं जीने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे अच्छा है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूं, जी। और मैं एक तरह से इस परिवार पे अब बोझ बन गया हूं। ओके। मैं इसको मदद करने के बजाय मैं इस पे बोझ बन गया हूं। जी। और उसको पश्चाताप के विचार आने लगे हैं कि जी। ये जो भी कुछ मैंने अभी तक किया है, मैंने सिर्फ परिवार को नुकसान किया है। जी। इसमें मैंने कुछ अच्छा नहीं किया है। जी। सब मैंने जो किया वो गलत किया, और उसकी वजह से मेरा परिवार अब जो है वो उसकी वजह से सफ़र कर रहा है। जी। ये विचार आने लगे। अगर जी। उसको काम करने की एनर्जी नहीं रहे, शक्ति नहीं रहे, उसको हमेशा वो लेटे रहने का मन करे, कुछ भी जी। करने का मन नहीं करे, कुछ जी। भी अच्छा नहीं लगे, जी। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कुछ भी चीज़ उनके मन को अच्छा नहीं कर पाती है, जी। हर चीज़ में उनको लगता है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, और एक समय ऐसा आता है कि उनको लगता है कि मेरे जीवन में जी। सिवाय परेशानियां और गलत चीज़ों के अच्छा कुछ है ही नहीं, जी। जिसे हम कहते हैं टनल विजन। जी। उसके बाद जो है वो व्यक्ति सुसाइड और खुद को नुकसान, आत्महत्या जैसे कदम की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जी। अगर ये लक्षण किसी को हो। बहुत सारी चीज़ें आपने बताई, कुछ चीज़ें हम समझ में आई है, बहुत सारी बातें, ये बहुत ही सोचने की ज़रूरत है यहाँ पर। जो चीज़ें डॉक्टर लोकेश ने बताई है कि इस तरह की अगर अलामात कहीं महसूस हो रही है किसी घर के किसी भी इंसान के साथ, तो ये बहुत ही ख़तरनाक भी हो सकता है। यहाँ पर डॉक्टर लोकेश अब बताइए कि घर वालों की यहाँ किस तरह से जिम्मेदारी बनती है, उनको क्या कदम उठाना है। ये आपसे सवाल जारी रहेगा। एक कॉल ले लेते हैं डॉक्टर लोकेश, उसके बाद बात करेंगे आपसे। हेलो। हाय, वेरी गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग। सर, मेरा सवाल डॉक्टर यतन पाल सिंह से है। जी प्लीज़। जैसे कि आजकल क्या है, छोटी छोटी चीज़ों पे ना लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। लाइफ अपना पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ मैनेज नहीं कर पाते, तो उन्हें लगता है कि आजकल हमें एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, मुझे दिखाना चाहिए साइकियाट्रिस्ट को। तो छोटी छोटी चीज़ों पे हो रही है, और हर एक एज ग्रुप को हो रही है। जी। तो इसके लिए मैं जानना चाहूँगी ऐसा हम क्या करें, कैसे डील करें, एक्सरसाइज करें, क्या करें ऐसा। ओके ओके, डॉक्टर रतन पाल, बड़ा अच्छा सवाल है, आपका नाम लिया है इन्होंने कॉलर ने। ये जानना चाहती हैं कि इस हालात में क्या एडवाइस रहेगी आपकी। बड़ा अच्छा सवाल है इनका। बड़ा ज़रूरी सवाल है। ज़रूरी क्योंकि सवाल भी है जी। इस सवाल में एक जो पॉजिटिव पहलू मैं देख पा रहा हूँ वह यह है कि आजकल हम लोग ज़्यादा जागरूक हो गए हैं जी। जो 26 एज है इनकी। हाँ। जी जी। तो जो हमें अपने जीवन में चैलेंजेस सामने देखने को मिलते हैं, जब हम उनसे संघर्ष करते हैं जी। चाहे वो इंटरपर्सनल इश्यूज हों, काम को लेकर कोई समस्याएं हों जी। या घर में कोई तनाव हो किसी प्रकार का, तो मन में नेगेटिव भाव आना नॉर्मल है, नेचुरल है जी। यहाँ यह समझना ज़रूरी है कि हर स्ट्रेस डिप्रेशन नहीं होता है। ओके। जो हम दिनचर्या के संघर्षों से जूझते हैं, जी। जो इन परेशानियों का सामना करते हैं, जी। और अगर हम कोई तरीका ढूंढ लें जिससे हम उनका सामना सक्सेसफुली कर पाएं, जी। तो हम डिप्रेशन की तरफ नहीं बढ़ते हैं, हम सक्सेसफुली उस स्ट्रेस को मैनेज कर पाते हैं। जी जी। लेकिन यह बात भी सही है कि कभी कभी ये तनाव इतना बढ़ जाता है कि हम चाहकर भी खुद इसको हैंडल नहीं कर पाते हैं, और अपने आसपास के लोगों से भी हमें मदद नहीं मिल पाती है। तो उस स्थिति में जैसा कि डॉक्टर लोकेश ने हमें बताया कि अगर ये लक्षण बने रहें और करीब करीब 2 हफ्ते या उससे समय तक बने रहें, ज़्यादा समय तक बने रहें, और दिन में ज़्यादातर समय ये लक्षण अगर रहते हैं, तो फिर उस स्थिति में हमें डिप्रेशन या एंग्जाइटी के बारे में थोड़ा सा सजग होने की ज़रूरत है, और हमें किसी मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक से परामर्श लेने की ज़रूरत है कि क्या मुझे डिप्रेशन की बीमारी तो नहीं हो गई है। जी जी जी। यहाँ बहुत अच्छे से डॉक्टर यतन पाल ने आपको बताया है कि किस तरह से आपको डील करना है इस सिचुएशन में। फ़ोन करने का आपका बेहद शुक्रिया, फ़ोन करने के लिए आपका। डॉक्टर लोकेश, आप बता रहे थे कि घर वालों की यहाँ पर कैसे जिम्मेदारी बन जाती है और उन्हें किस तरह से इस चीज़ को डील करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले घर वालों को ये समझना होगा कि ये मेरा जो पारिवारिक सदस्य है, इसको डिप्रेशन की बीमारी है जी। तो उनको जो सबसे पहला, ये एक तरह से हम कहते हैं एक्सप्रेस्ड इमोशन कहते हैं, सबसे पहले उनके मन में आने लगता है कि ये जानबूझ के काम नहीं करना चाहता है, इसका मन नहीं है काम करने का, ये हमें ज़बरदस्ती परेशान कर रहा है। हमें उसको छोड़कर ये समझना चाहिए उनको कि इसको अभी मदद की ज़रूरत है। और विशेषकर उन परिस्थितियों में जब उसने कुछ न कुछ खोया है, जैसे कि किसी ने अपने एग्ज़ाम में फेल हो गया है, किसी को लगा कि वो उसको फाइनेंशियल लॉस हो गया है, बहुत बड़ा बिजनेस में घाटा हुआ है,
या किसी को किसी की रिलेशनशिप था और वो रिलेशनशिप टूट गया है, ऐसी परिस्थिति में वो कभी कभी ये कहने लगते हैं कि ये इसने क्या, तुमने एक छोटी सी बात के लिए तुमने ऐसा कर लिया और डिप्रेशन में चले गए, तुम में इतनी शक्ति नहीं है। इसकी बजाय उन्हें ये समझना चाहिए कि अभी ये डिप्रेशन में है और इसे मदद की ज़रूरत है। मदद की ज़रूरत है, ये हमारे जो घर वाले हैं, जो कुनबा ख़ानदान है, उसे समझना चाहिए। यहीं आपको थोड़ा सा रोकूं कि एक कॉलर जुड़ गए हमसे। हेलो हेलो जी, शालू जी, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। जी, मेरा नाम शालू है, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी जी जी, मेरी 8 साल की बेटी है। उसकी एक्चुअल में क्या था, वो 6 महीने की थी, उसको फीवर आया था जी। फीवर के आने के बाद उसको दौरे पड़ने लगे थे जी। उसको उस टाइम से और आज तक कंटिन्यू ऐसा ही चल रहा है। बीच में उसने गैप लिया था कि 2 से 3 साल का गैप हो गया था जी। और अभी उसको क्या हुआ, रिसेंट 2 साल से क्या है, जल्दी जल्दी दौरे आ रहे हैं 2-2 महीने के गैप पर जी। तो मुझे उसका समझ नहीं आ पा रहा है, जितने भी, क्योंकि मैंने सफदरजंग में भी उसका ट्रीटमेंट कराया था, कलावती में भी कराया है जी, लेकिन उसके ट्रीटमेंट मतलब जो भी उसकी MRI कराई है, CT स्कैन कराया है, उसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो मुझे भी और डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है कि इसको प्रॉब्लम हो क्या रही है, इसको किस वजह से दौरे आ रहे हैं। सिर्फ इसको फीवर आता है और फीवर के बाद ये दौरा आ जाता है। तो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ इसके लिए। काफी डॉक्टर से कंसल्ट भी कर चुकी हूँ कि हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्या रीजन है इसका। तो मैं उसी के लिए बात करना चाहती कि आपके थ्रू अगर मुझे कुछ पता चल पाए। जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर। अच्छा, आप ये अगर इनके बच्चा बाकी समय में नॉर्मल है और सिर्फ सीजर होता है और वो भी इनका कहना है बुखार के साथ हो जाया करता है, तो ये फिब्राइल सीजर की घटना है। और जी जी, तो ऐसी स्थिति में क्योंकि एज बढ़ रही है उसकी, तो लगातार दवा चलेगी और आप इसके लिए जो है चाहे तो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में मिलिए आके, और वहाँ पे इसका इलाज चलाया जाएगा। और दूसरी बात ये है कि फीवर से उसको बचाना होता है। कोई भी फीवर की जैसे इन्फेक्शन होगा तब फीवर हो जाता है, या लूज मोशन हो गया तो फीवर हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से उसको किसी भी तरह से प्रिवेंट करना होगा। दूसरी बात, फीवर आ ही गया तो जल्दी से जल्दी उसको फीवर को गिराना होता है। इसके अलावा चूंकि फ्रिक्वेंटली हो रहा है तो एंटी एपिलेप्टिक दवा दी जाएगी, जो कि आपके केस में शायद दी जा रही होगी जहां आपने दिखाया है। तो हो सकता है कम डोज में हो या बदलनी पड़े, तो आप पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में संपर्क करके आप अपने केस में परिवर्तन कर सकते हैं। जी जी जी, तो मैं आपसे मिल सकती? अभी 8 साल का बच्चा है, इसके लिए पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी में मिलना पड़ेगा। मैं एडल्ट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। जी जी जी। तो डॉक्टर श्रीवास्तव ने शालू जी आपके सवाल का बखूबी जवाब दिया है। जाहिर सी बात है, वालिदैन अपने बच्चे की ज़रा सी भी तकलीफ़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो उठते हैं, लेकिन घबराइए नहीं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, एक अच्छे पीडियाट्रिशियन से मिलिए और उनका इलाज करवाइए। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका। डॉक्टर यतिन, इसी के साथ आपकी तरफ आएंगे और मैं ये जानना चाहती हूँ, अच्छा आपकी बात भी अधूरी रह गई थी डॉक्टर साहब, आप अपनी बात पहले मुकम्मल कीजिए। उसके बाद उसको अगर पहचान हो जाती है तो उसको फिर इलाज के लिए मनोचिकित्सक के पास लेके जाना चाहिए, और उस समय विशेष रूप से उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, जिसे हम सोशल सपोर्ट कहते हैं। और वो अगर नहीं मिलता है तो कभी कभी वो आइसोलेट होके अलग थलग पड़ के और सुसाइड जैसे, आत्महत्या जैसे कदम की तरफ चले जाते हैं। जी, तो कहीं ना कहीं जो घर वाले हैं, ख़ानदान वाले हैं, आपके अपने लोग हैं, उनका सपोर्ट बेहद ज़रूरी है इस मर्ज़ में मुब्तला इंसान के लिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर यतीन, ये कहा गया है, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कभी ज़मीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। लेकिन ख्वाहिशात का जो ये सफ़र है ना, ये ख़त्म भी नहीं होता है। हर इंसान चाहता है कि आज उसकी सोच ये है तो उसे ये हासिल हो जाए, कल उसे कुछ और पाना होता है। तो कहीं ना कहीं एक जहनी दबाव भी इसमें पड़ता है। तो उस जहनी दबाव से कैसे कोई डील करे, कैसे अपने आप को डिप्रेशन से बचाए और स्ट्रेस फ्री रहे? देखिए, एस्पिरेशंस होना, जीवन में ड्रीम्स होना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एस्पिरेशंस और जो ड्रीम्स हैं हमारे, उनको फुलफ़िल करने के लिए हमें एफ़र्ट्स भी डालने पड़ते हैं, कोशिश करनी पड़ती है। और उस कोशिश में हमारा जो एफ़र्ट है वो 100% या उससे ज़्यादा रहने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ हमें ये सच्चाई भी जीवन की जाननी ज़रूरी है कि हर कोशिश कामयाब नहीं होती है। बहुत सी अड़चनें आ सकती हैं, बहुत सी रुकावटें आ सकती हैं, और उनको पार करने के लिए भी हमें प्रयास करने की ज़रूरत है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपना पूरा 100% या उससे भी ज़्यादा देते हैं और फिर भी कुछ हमें नहीं मिल पाता है।
तो उस स्थिति में खुद को ये समझाना ज़रूरी है कि हमारी कोशिश में कमी नहीं थी, हमसे बाहर कुछ ऐसा था, हमारी क्षमताओं से बियॉन्ड कुछ ऐसा था, या कुछ ऐसे कारण थे जिनका हम कुछ नहीं कर पाए, जिसके चलते मुझे सक्सेस नहीं मिली। तो उस फेलियर को भी एक्सेप्ट करने को सीखना बड़ा ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम ये मान बैठते हैं कि मेरी कोशिश अगर मैंने कर दी तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट मुझे मिलना ही चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन रखना कई बार हमें नेगेटिवली अफेक्ट करता है, क्योंकि हमें ऐसा लगने लगता है, हम ये मान बैठते हैं कि जो रिज़ल्ट था वो तो सक्सेस ही होना चाहिए था। तो उस स्थिति में हम उस सिचुएशन को ठीक से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और फिर हम उस सोच में पड़ जाते हैं कि मेरे में ऐसी क्या कमी है या मुझ में ऐसा क्या नहीं है जिसके चलते मुझे वो नहीं मिल पा रहा जो मुझे चाहिए। उसके अलावा एक बात और भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आजकल, जैसा कि आपने भी कहा, कि बहुत सारी हमारी डिज़ायर्स ऐसी हैं जो शायद रियलिस्टिक नहीं होती हैं। हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं और बहुत जल्दी पाना चाहते हैं, तो उन एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक बनाए रखना भी बड़ा ज़रूरी है। तो ये बैलेंस मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है कि मैं कोशिश करूं, जो भी मैं पाना चाहता हूं पूरी तरह से कोशिश करूं, लेकिन अगर किसी कारण से उस कोशिश के बावजूद भी मुझे सक्सेस ना मिले तो उस फेलियर से भी मुझे कुछ सीखना चाहिए, ना कि मैं उससे हताश होकर, निराश होकर डिप्रेशन या अवसाद की स्थिति में खुद को पाऊं। जी राइट। डॉक्टर अच्छा शायर साहब कह के चले गए, जी, लेकिन ये बात किसी की समझ में आई नहीं। आए नहीं किसी के समझ में, बहुत सी बातें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन उनका मतलब बहुत अच्छा निकलता है। यहाँ पर आप ही के पास आऊँगा डॉक्टर अचल श्रीवास्तव सर जी। मैं जानना चाहता हूं कि आप जैसे डील करते हैं पेशेंट, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ वाले आते हैं आपके पास, आपको कौन कौन से ऐसे मरीज़ हैं या कौन कौन से ऐसे अमराज हैं जो आप देखते हैं कि ब्रेन के अमराज हैं पेशेंट के अंदर, और साथ में डिप्रेशन के जो अलामात हैं वो भी आपको, या सिम्टम्स हैं वो भी महसूस हो रही हैं? बिल्कुल ठीक सवाल अच्छा किया आपने जी। जो न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज हैं, जो कॉमन डिजीजेज हैं जी डॉक्टर साहब, जिनमें की डिप्रेशन अक्सर पाया जाता है जी। पहले तो ये समझिए कि करीब करीब 25 से 40% जी मरीजों में जो कि न्यूरोलॉजिकल डिजीज के मरीज हैं जी, उनमें थोड़ा डिप्रेशन रहता है। अब ये कौन से लोग हैं? तो उसमें सबसे प्रमुख हैं स्ट्रोक के लोग, एपिलेप्सी के लोग, स्ट्रोक मतलब जो पैरालिसिस वाले लोग, या एपिलेप्सी के लोग, पार्किंसन डिजीज़ के लोग, और इसके अलावा खास करके जो हमारे पुराने लंबे डिसऑर्डर्स के मरीज हैं, जैसे कि कुछ हम लोग लंबे पार्किंसोनियन सिंड्रोम्स हैं, वो इतनी इलनेस हो जाती है, बहुत जल्दी इलनेस हो जाती है। जैसे कि एक हम लोग बीमारी बोलते हैं ALS, यानी कि मोटर न्यूरॉन डिजीज टाइप की इलनेस। इन सब में इतना सीवियर डिजीज हो जाता है, जल्दी ही हो जाता है कि आदमी के अंदर डिप्रेशन संभव है, आ जाएगा। कुछ डिजीज ऐसी हैं कि वो लॉन्ग टर्म डिजीज है, बहुत सारी ऐसी हैं जो नॉन क्योरेबल किस्म की डिजीज हैं, मालूम है कि उसकी दवा नहीं है, जैसे ही पता चलता है तो आदमी अवसाद की स्थिति में चला जाता है। स्वाभाविक सी बात है कि जब आपको पता चल गया कि इसका इलाज नहीं है और इतना ज़्यादा इसमें डिसेबिलिटी है, तो ये सब देखते हुए डिप्रेशन आने की संभावना रहती है। अब लेकिन अगर डिप्रेशन आ ही गया तो कईयों में थोड़ा बहुत डिप्रेशन रहता है, कई लोगों में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहता है, कई लोग वही जो हम लोग बात कर रहे थे कि उनको लगता है अब मैं यूजलेस आदमी हो गया हूँ, किसी काम का आदमी नहीं रहा, इतना डिजीज़ है, मैं बर्डन भी हूँ घर के लोगों पे। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए डिप्रेशन आता है, फिर उस डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए हम लोग एंटी डिप्रेशन दवाएँ यूज़ करते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है तो हम अपने साइकेट्री के जो विशेषज्ञ हैं उनसे सहयोग लेते हैं, थोड़ा डिप्रेशन होता है तो हम लोग आपको एंटी डिप्रेशन दे के ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। जी, तो इसमें किस तरह के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं जब आप इलाज करते हैं, साथ में डिप्रेशन का भी एंटी डिप्रेशन मेडिसिन दे रहे हैं? कितना डिप्रेशन है, ओके, इसे कैसे डिसाइड करते हैं कितना डिप्रेशन है? नहीं, वो कोई टेस्ट है या कैसे? टेस्ट नहीं, वो तो आपको सिम्टम से ही समझ में आता है कितना डिप्रेशन है। वैसे इसके स्केल्स भी हैं जो कि हमें बताते हैं कि माइल्ड डिप्रेशन है या सीवियर डिप्रेशन है या कैसा है। तो वो स्केल लगाने की आवश्यकता किसी एक्सपेरिमेंट्स में पड़ती है, अदरवाइज आमतौर पे तो वैसे ही समझ में आता है कितना डिप्रेशन है। तो उसमें एंटी डिप्रेशन की देने से काफी बड़ा अंतर आता है। ओके, और कभी कभी चूंकि इलनेस बढ़ती जाती है तो डिप्रेशन भी बढ़ता जाता है, तो उसमें फिर हमें ज्यादा दवाओं की आवश्यकता पड़ती है, फिर उसमें हम लोग सहयोग लेते हैं साइकेट्री के विशेषज्ञों से। यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कीजिए डॉक्टर साहब, अगर किसी को डिप्रेशन है, डिप्रेशन में जैसा कि डॉक्टर लोकेश ने बताया, डॉक्टर यतनपाल ने भी बताया कि नींद ना आने की भी परेशानी हो सकती है, और कोई इंसान अगर नींद नहीं ले रहा है तो उसको बहुत सारे अमराज घेर लेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। आपके लिए वो कौन सा चैलेंज बनने की उम्मीद है? मतलब उम्मीद कह रहा हूं मैं, मतलब किस तरह के रिजल्ट्स आएंगे उसके, क्या कहना चाहेंगे? अगर नींद पूरी नहीं होती है किसी की, ऑफ व्हाटएवर रीजन, नॉर्मल आदमी की बात करें हम लोग, कम सोता है, आपने भी खुद कम सो के देखा होगा कभी कि आपकी परफॉर्मेंस अगले दिन बड़ी खराब रहती है, चाहे वो आपको एग्जाम देने जाना हो, चाहे आपको ओपीडी में काम करना हो, जो भी वर्क होगा अगले दिन का वर्क प्रभावित होता है।
अब आप यही प्रॉब्लम रोज कर रहे हैं, रोज की आपकी नींद की प्रॉब्लम है ऑफ वॉट एवर रीजन, जैसे कि नींद की कोई बीमारी ही है, या फिर आपको रात में मान लीजिए ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है जिसमें आप सो नहीं पाते हैं, रात में नींद पूरी नहीं होती है। तो जिन भी कारणों से अगर नींद की प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे इसमें हमें कुछ मतलब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पैदा होने लगते हैं। किस तरह के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर? उसमें कुछ, जैसे मैंने बताया कि एक तो डिप्रेशन, तो खास करके उसको हम साइकेट्रिक डिसऑर्डर कैटेगरी में लेते हैं, लेकिन हमारे डिजीज की बात करें तो उनमें जो है खास करके जैसा मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म डिप्रेशन से पार्किंसन डिजीज होने लगेगा, मेमोरी इंपेयरमेंट की संभावना जिसमें कि खास करके हमारे डिमेंशिया का भी असर देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब चीजें नजर आने लग जाती हैं। और यही नहीं, कुछ और डिजीज जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, स्ट्रोक है जी। अब लॉन्ग टर्म आपकी स्लीप की प्रॉब्लम चल रही है, उसमें लॉन्ग टर्म में कुछ डिप्रेशन चल रहा है आपको, ये सब कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो कि जिसकी वजह से कुछ अन्य बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। राइट। ये बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं यहाँ पर। डिप्रेशन खाली अपने आप में एक मर्ज नहीं है, बल्कि और अमराज का भी वो सबब बन सकता है, तो उसका इलाज वक्त पे बहुत जरूरी है। डॉक्टर लोकेश, आपकी तरफ बढ़ेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मैंने भी नोटिस किया है बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने जज्बात को अपने अंदर ही दबाए रखते हैं, अपने दिल और दिमाग में कहीं दबा लेते हैं, और बज़ाहिर दुनिया के लिए ये होता है कि हम बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन अंदर से टूटे और बिखरे होते हैं। तो क्या ऐसे लोगों को ये सब करना ज़रूरी है? कहीं ना कहीं अपने जज्बात को जाहिर करना आज के वक्त में बेहद ज़रूरी हो गया है, अपने अंदर जो भी है वो निकाल देना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहना चाहेंगे, ख़ासतौर से आजकल की जो नौजवान नस्ल है? बहुत ही अच्छा सवाल है। अपने आप को मजबूत कहना कि मैं सब पचा लेता हूँ, ये एक अच्छा प्रवृत्ति नहीं है। जो लोग वेंटिलेट करते हैं, वेंटिलेट का मतलब अपनी जो भावनाएं हैं उनको उजागर करते हैं, अपनी समस्याओं को लोगों से डिस्कस करते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, तो उन्हें एक तो सबसे बड़ा है कि अपना बोझ जो है उनका हल्का हो जाता है। दूसरा, उन्हें अपनी समस्याओं के लिए दूसरा नज़रिया मिलता है। तीसरा, ऐसा करने से उनके दिमाग में और दूसरे लोगों से डिस्कशन से उसके कुछ उपाय नज़र आने लगते हैं जी। तो जितना संभव हो सकता है वेंटिलेशन जो है जिसको हम कहते हैं वो बहुत ज़रूरी है और करना चाहिए लोगों से। इसीलिए हम सामाजिक प्राणी हैं, क्योंकि हम समाज में अपनी जितनी भी समस्याएं उनको हम डिस्कस करते हैं और वेंटिलेट करते रहते हैं, मिलते रहते हैं, मिलजुल कर अपनी समस्याएं बताते रहते हैं जी। वो एक नगमा भी है फरहान, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो गम को छुपाना नहीं है, जाहिर करना है, कम से कम अपने लोगों शेयर तो करना ही है, कम शेयर करने की जरूरत है, जिससे वो गम हल्का हो जाएगा और इंसान अपनी जो जिंदगी जो ज़हनी तनाव है उससे भी कहीं ना कहीं हम इससे बचेंगे। राइट। डॉक्टर यतन आपके पास आएंगे। आपने बहुत सारी बातें बताई कि ये चीज़ें होती हैं जो जाहिर करती हैं कि इस बंदे के अंदर डिप्रेशन की परेशानी मर्ज है। अब मैं जानना चाहता हूँ, अब आप वो चीज़ें बताइए जिन्हें आप सबसे ज़्यादा फेस करते हैं, देखते हैं कि किस तरह के मरीज आते हैं आपके पास जो बताते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, हम ये चीज़ें फेस कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा तादाद किस तरह की परेशानियों की है, किस तरह के जो मुश्किलात हैं ज़िंदगी की उनकी है, जिन्हें फेस करके कोई भी डिप्रेशन की तरफ चला जाता है? देखिए, एक कारण जिसकी वजह से मरीज़ हमारे तक पहुंचते हैं वो हैं डिप्रेशन के जो सिम्टम्स जिन्हें हम बोलते हैं, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले अभी डिस्कस किया आपने। राइट। उसके अलावा एक प्रमुख कारण लोगों का हमारे पास आने का होता है कि डिप्रेशन के चलते उनकी दिनचर्या पर असर पड़ने लगता है जी। यह असर कभी कभी इतना ज़्यादा भी होता है कि जो उनका रूटीन के कार्य हैं, जैसे रोज़ नहाना या ब्रश करना, इन कार्यों में भी उनको दिक्कत आने लगती है, उतनी हिम्मत भी नहीं रहती है। ओके। बहुत से लोग हमारे पास इस वजह से आते हैं कि उनकी भूख इतनी घट जाती है कि वजन भी कम होने लगता है जी। तो वह हमारे पास आने का एक प्रमुख कारण रहता है जी। इसके अलावा डिप्रेशन के चलते कामकाज पर जो असर पड़ता है जी, कामकाज चाहे वो आपकी जॉब है, आपकी पढ़ाई है, या अगर आप एक हाउस मेकर हैं तो आप जो घर को संभालते हैं जी, इसमें से कई तरह से आपके जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है और उसके चलते भी लोग हमारे पास आते हैं। एक और मुख्य कारण हमारे तक पहुंचने का होता है जो सेल्फ हार्म या सुइसाइडल थॉट्स या आइडियाज जब लोगों को आने लगते हैं और वो जब अपने साथ के लोगों को ये बातें बताते हैं तो फिर वो एक बड़ी चिंता की बात बन जाती है और उसके कारण भी लोग हम तक पहुंचते हैं जी। आज के समय में हम ये भी देखते हैं कि बहुत से लोग हमारे पास जिनको डिप्रेशन है वो उसके साथ साथ कुछ नशीले पदार्थों का उपयोग भी करने लगते हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी आपने बात बोली है। क्या वो नशीले पदार्थ या जो भी चीज़ वो ले रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वो ले रहे हैं डिप्रेशन में होने के बाद ले रहे हैं, या वो दवाइयाँ ज़्यादा ले रहे हैं, गलत तरीके के नशे कर रहे हैं जिससे वो डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं? देखिए, नशीले पदार्थों का सेवन और डिप्रेशन में दोनों तरफ का संबंध है जी।
बहुत से लोग नशीले पदार्थ शुरू करते हैं डिप्रेशन से खुद को बाहर निकालने के प्रयास में। बहुत से लोगों में उल्टा भी होता है कि वो नशीले पदार्थ का प्रयोग पहले शुरू करते हैं और उसके बाद उनमें डिप्रेशन होने लगता है। तो शराब का सेवन, अन्य नशीले पदार्थ जैसे गांजा, चरस, स्मैक, अफीम, इस तरह के नशों का उपयोग भी लोग करने लगते हैं इस अपेक्षा में कि शायद डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। हालांकि इससे फायदा नहीं होता है, नुकसान बढ़ता है जी। एक और ट्रेंड जो आजकल हम देख रहे हैं और खास तौर पर किशोरों में, वो है मोबाइल फोन। और मोबाइल फोन के बारे में जरा सा बताइए, टाइम बिल्कुल लास्ट में पहुंच चुका है प्रोग्राम का। क्योंकि आजकल किशोरों में देखने में आ रहा है कि जो सोशल मीडिया पर उनकी प्रेजेंस बढ़ रही है जी। तो उसके चलते जो सोशल मीडिया पर लोगों का रिस्पॉन्स होता है उनकी पोस्ट्स को लेकर जी, वो कई बार वो अपने लिए एक पैमाना बना लेते हैं कि मेरी वर्थ क्या है, मैं जो पोस्ट कर रहा हूँ, लोग अगर उसे पसंद करते हैं तो मैं सही हूँ, अगर पसंद नहीं करते हैं तो मेरे में कोई कमी है। तो बहुत बार किशोर हमारे पास इस कारण से भी आते हैं कि मेरी पोस्ट को सोशल मीडिया पर लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपने बताई हैं कि इस तरह की जो आप मरीज़ों को फेस करते हैं, मरीज़ आपके पास आते हैं, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर मैं डॉक्टर अचल श्रीवास्तव लास्ट आपसे मैसेज लेना चाहूँगा, आप किस तरह का पैगाम देना चाहेंगे कि जो भी इस तरह के मरीज़ हैं जो डिप्रेशन की तरफ रहते हैं वो आपके पास ना आए, या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो डिप्रेशन की तरफ ना जाएं? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, 3 चीज़ें बताना चाहूँगा जी। पहली बात तो यह है कि एक तो लोगों से मिलते जुलते रहें जी, अपने बारे में बात करते रहें, जो कुछ दुख है लोगों से शेयर करते रहें जी डॉक्टर साहब। और दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा कि एक कहावत है, स्वस्थ तन के अंदर स्वस्थ मन जी। तो आप जो है अच्छी डाइट लें, ये नहीं कि अक्सर ही पता चला कुछ खा नहीं रहे, अच्छी डाइट लें जिससे कि आपका तन स्वस्थ रहे, फिर उसके अंदर स्वस्थ मन रहेगा जी, जी। और तीसरी चीज़ जो कि बहुत जरूरी है कि नींद पूरी करें जी। 8 घंटे सोना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखें जी जी जी। बहुत अच्छी बात कही। एक पैगाम मैं डॉक्टर यतिन से लेना चाहूँगी बच्चों के ताल्लुक से कि बच्चे भी आजकल देखा जा रहा है कि बड़ों को तो छोड़ ही दीजिए, बच्चे भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, जबकि बच्चों का तो कोई सवाल ही नहीं है डिप्रेशन में जाने का। तो ऐसा क्यों होता है, थोड़ा शॉर्ट में बताइए क्योंकि हमारे पास मुख्तसर वक्त है, और वालिदैन हैं वो कैसे अलर्ट रहें? डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, तो ये पेरेंट्स को भी जागरूक रहने की ज़रूरत है कि बच्चों में डिप्रेशन हो सकता है, पढ़ाई को लेकर, एक दूसरे से पारस्परिक संबंध को लेकर, और आज के समय में इंटरनेट और सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर भी। तो इन चीज़ों के उपयोग को हमें सही तरह से प्रमोट करने की ज़रूरत है, इनका ज़्यादा उपयोग करना उन्हें रोकना होगा, और सोशल मीडिया और आपके बीच में जो संबंध है उसको सकारात्मक रखने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है, और उस पर जो चीज़ें आपने बताई हैं अमल करने की ज़रूरत है। डॉक्टर लोकेश, यहाँ पर आपका पैगाम मैं लूँगा, लेकिन साथ में ये भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप बताइए कि जो दवाएँ होती हैं डिप्रेशन की, उनको आप लोग रिकमेंड करते हैं, वो लेनी भी चाहिए। एक तो ये कि उन दवाओं को सारी ज़िंदगी लेना है क्या, दूसरा उनको कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, या उनकी आदत तो नहीं लगती, क्या कहना चाहेंगे? अपना पैगाम के साथ बताइए इसमें। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि डिप्रेशन का इलाज करवाना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है राइट। क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि वो बहुत सारी बीमारियों के लिए एक रिस्क फैक्टर है। जो आजकल हार्ट की बीमारी है उसके लिए भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, मोटापे के लिए रिस्क फैक्टर्स है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लिए रिस्क फैक्टर है, हाइपरटेंशन के लिए एक तरह से रिस्क फैक्टर है, तो बहुत सारी बीमारियों के लिए रिस्क फैक्टर है, इसलिए इसका इलाज बेहद ज़रूरी है। दूसरी बात, ज़िंदगी भर दवा लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर समय पे दवा ली जाए तो इसका कोर्स पूरा होने तक हो सकता है लगभग साल भर के लिए, जो कि बहुत लंबा समय नहीं है, दवा उसके बाद बंद की जा सकती है। तीसरा जो बहुत बड़ा मिथ है जिसे मैं बहुत ज़रूरी है कहना कि इन दवाइयों से की आदत नहीं पड़ती है, इन दवाइयों से किडनी, लीवर या शरीर के बाकी हिस्सों पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, और अपने मनोचिकित्सक से समय समय पे ये सलाह लेते रहें, बिना सलाह के दवा लगातार ना लें कि क्या उनके शरीर पे कोई नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। अगर आ रहा है तो आपका मनोचिकित्सक जो है वो उसको पहचान कर उसके हिसाब से आपको सलाह दे देगा, परंतु उस दवा को बंद ना करें और लगातार लें। यकीनन जो माहिरीन हैं हमेशा वो आपके फ़ायदे की बात करते हैं, चाहे वो दवाई लेने की बात हो, चाहे परहेज़ की बात हो, या वो सारी चीज़ें जिस तरह के हिदायत माहिरीन देते हैं उनको समझकर आपको फॉलो करना चाहिए। जैसे कि आज के हमारे डॉक्टर्स ने बताया कि डिप्रेशन को समझें, पहचानें और उसका वक्त पे इलाज करें, ताकि और बीमारियों का सबब ना बने वो डिप्रेशन, और आप हमेशा सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। क्या समरीन
ये जो जी। चीज़ें बताई कितनी अहम चीज़ें हैं, क्या कहना चाहोगी यहाँ पर? बस मैं सबसे पहले तो आप तीनों एक्सपर्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि हमारे नाजरीन को आज का जो ये बेहद सेंसिटिव मौजूद था उस पर आपने इतनी अहम जानकारी फराहम की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बस कहना तो यही चाहेंगे फरहान कि जदीद दौर में अगर हम नज़र डालें तो फिजाओं में ही कहीं ना कहीं डिप्रेशन है। कोई भी एज ग्रुप इससे बच नहीं पाया है। लेकिन वही जो हमने पहले भी कहा कि हमें अपने डिज़ायर्स में और अचीवमेंट्स में फ़र्क करने की ज़रूरत है कि हमें क्या चाहिए। देखिए ख्वाहिशें तो कभी ख़त्म होती ही नहीं हैं और कहीं ना कहीं अपने लोगों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई इंसान इस मर्ज़ में मुब्तला हो रहा है तो हम ध्यान दें, उसे बचाने की कोशिश करें, उसको मॉरली सपोर्ट करें। बस यही कहना चाहूँगी। तो नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो शुमारा है आपको पसंद आया होगा और आप फैज़याब भी हुए होंगे। और आप हमें ईमेल कर सकते हैं अगर आपके भी जहन में कोई सवाल है। हमारी ईमेल आईडी है hello.ddurdu@gmail.com। इसी के साथ आप हमारा ये जो प्रोग्राम है वो DD उर्दू के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। तो आपको टिप्स ऑफ द वीक के साथ छोड़े जा रहे हैं। रखिए अपना बेहद ख़ास ख्याल और हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। आदाब। डिप्रेशन एक जहनी बीमारी है जिसमें मायूसी ज्यादा होती है। इसकी वजह से अगर रोजमर्रा के काम पर असर होने लगे तो माहिर डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। डिप्रेशन से बचाव के लिए अपने सब काम बदस्तूर करते रहें। अपने तर्ज जिंदगी को एक्टिव बनाए रखें। अपनी खुराक का खास ख्याल रखें। ताज़ा फल और सब्जियां खाएं। डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए हल्की वर्जिश जरूर करें। अपने दोस्तों से राब्ते में रहें। योग और मेडिटेशन डिप्रेशन की रोकथाम में मददगार साबित होते हैं।